हेलो बच्चों, वेलकम टू एमबोट चैनल। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल एमबोट पर। अभी तक हम लोग हिस्ट्री का जो चैप्टर 1 पढ़ रहे थे उसमें यूरोप के बारे में बहुत बढ़िया तरीका से समझ गए। पिछले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम लोग क्या समझे, राष्ट्रवाद के बारे में कि राष्ट्रवाद क्या होता है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं उसके बारे में भी सब पढ़े थे। फिर राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे यूरोप में, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करते हुए इस थर्ड वीडियो में क्या पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग ये भी जानते हैं कि राष्ट्रवाद के यूरोप में जो राष्ट्रवाद उदय हुआ था उसके पीछे एक कारण नेपोलियन बोनापार्ट भी था। और नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में संक्षेप में मैंने कुछ बताया भी था और आज हम लोग डिटेल में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखिए क्या है, नेपोलियन के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, नेपोलियन फ्रांस का व्यक्ति था, ठीक है। और फिर हम आगे अंत में क्या आपको बताएंगे कि इस टॉपिक से क्या क्या एग्जाम में प्रश्न बने, क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से प्रश्न इनसे बनते हैं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा बहुत बेहतरीन तरीका से और आप देखते जाएंगे कि आपका नोट सबसे बढ़िया नोट्स बनेगा। और 80 में 80 अंक का अगर प्रश्न पत्र नहीं बन पाए तो आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप पेशेंस के साथ एक वीडियो पढ़िए, छोटा छोटा वीडियो। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ते हैं। नेपोलियन देखो, नेपोलियन बहुत संत आदमी था, है ना। एक सैनिक था। क्या था? सैनिक था, फ्रांस का सैनिक था। और आप लोग ये जानते हैं पिछला वीडियो से कि यूरोप महादेश में, महाद्वीप पर 44 देश थे, जिसमें 40 देश ऐसे थे जो मजबूत नहीं थे, परंतु 4 देश ऐसे थे जो काफी मजबूत थे और अन्य 40 देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज किया करते थे। कौन कौन? तो रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना, ऑस्ट्रिया, ये सब जो थे ये शक्तिशाली देश थे और ये अन्य देशों पर शासन किया करते थे। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का था। नेपोलियन एक सैनिक था और फ्रांस के सैनिक था तो उसमें राष्ट्रवाद की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना बढ़ते चली गई, है ना। वहां पर फ्रांस की क्रांति भी करवाया इसने। लेकिन वहीं तक वह नहीं रुका। नेपोलियन क्या करता था कि अपना सैनिक लेकर के, सैनिक लेकर के और घोड़ा लेकर के सैनिक अभियान करता था और लोगों को राष्ट्रवाद की भावना को जगाता था लोगों में और कहता था कि देखो, तुम अपने राष्ट्र के लिए नहीं लड़ोगे तो दूसरा कोई लड़ने नहीं आएगा, जैसे हम आए हैं, इसलिए हमारा सहयोग करो, हम तुमको आजादी दिलवाएंगे, दूसरे देशों से आजादी दिलवा देंगे। तो ये जो चारों शक्तिशाली देश था, इनके को अच्छा नहीं लगता था कि बताइए हम शासन करते हैं। नेपोलियन तो एगो फ्रांस में आंदोलन करवाइए दिया, अब बाकी दूसरे दूसरे देश में भी घूम घूम कर इसको चूल मचा हुआ है राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए। और सबको एकत्रित करता था, संभाषण देता था, ऐसा भाषण देता था तो लोगों में उत्साह उत्पन्न हो जाता था। लोगों को लगता था नहीं, नेपोलियन बताओ तो इतना बढ़िया आदमी, दूसरा आदमी, ओकरा हमसे क्या मतलब है, हमारे लिए बोल रहा है। तो इसके सब सैनिक बन जाते थे और इनका साथ देने लगते थे। और नेपोलियन अपना सैनिक लेकर के जहां जहां ये सब बड़े बड़े शक्तिशाली देश तक कब्जा किए हुए थे वहां के क्षेत्र को जीत देता था। और जीतने के बाद वहां पर अपना नेपोलियन संहिता लागू कर देता था। यानी अब जीत लिए तो शासन चलाना होगा, है ना। अब शासन चलाने के लिए एक नेपोलियन अपना संहिता लागू कर देता था जिससे बढ़िया शासन चलता था। अब लोगों को अच्छा लगने लगा, लेकिन लोग को तो अच्छा लग रहा था, नेपोलियन राष्ट्रवाद को तो बढ़ा रहा था, यूरोप के राष्ट्रवाद को, परंतु जो शक्तिशाली देश थे 4 देश, उनको बहुत बुरा लग रहा था कि इसको कैसे ना कैसे इसको समाप्त किया जाए, नहीं तो ये बहुत बड़का चिंगारी है जो आग बन के उभरेगा। तो ये जा करके कहा, देखो जैसे इसमें कौन कौन था शक्तिशाली देश में? ब्रिटेन था, है ना, फ्रांस था, ऑस्ट्रिया था और आपको बात रूस था। नेपोलियन जो था फ्रांस का था और ये क्या करता था, ये चारों देश के नाक में दम करके रख लेता। ब्रिटेन कहा कि देखो भाई, ये तो अपन भाई को संभाल लो नेपोलियन को, और नहीं संभाला तो हमको एक्शन लेना पड़ेगा। फ्रांस कहता था कि ठीक है भाई, हमको मौका दो, हम नेपोलियन से बात करते हैं। अब फ्रांस नेपोलियन को समझाता था, तो देखो तुम सब देश के आंख पर चढ़ल है, हमरो आंख पर चढ़ल है, क्रांति करवा दिया था, अब तुम मान जाओ, नहीं माना तो बाकी सारा तुमको मनवा देगा। नेपोलियन कहा कि हमको करो से गम नहीं है, जो कर रहा है आप लोग कर लीजिए, लेकिन हम तो अपना राष्ट्रवादी अभियान नहीं छोड़ेंगे, हम अपना जो कल्याण वाला काम है उसको छोड़ने वाले नहीं। अब फ्रांस खिसलाए चल गया वापस, ठीक है जो होगा तुम देखते रहना, तुम अब क्या होता है तुम्हारे साथ। अब क्या होता है कि सारे देशों ने अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर से ब्रिटेन के साथ मिल करके नेपोलियन के युद्ध के लिए लड़कारा कि आओ तुमसे हम लड़ेंगे, तो बड़का है सबके दादा भैल चले थे, तुम लोग पूरा दम ताकतवर होते चले जा रहे हो, आओ तो हम तुमसे लड़ते हैं, ढेर ताकत हो रहा है तुमको तो। अब नेपोलियन को बुलाया गया, युद्ध के लिए ललकारा गया। अभी नेपोलियन पीछे हटे वाला नहीं था, नेपोलियन का उत्साह, जुनून, ताकत बढ़ते जा रहा था। अब बुलाया गया, युद्ध हुआ। युद्ध में आपको क्या लगता है नेपोलियन जीतेगा?
कभी कभी सत्य को हारना भी पड़ता है। नेपोलियन हार गया। अब देखिए नेपोलियन जब हारा, ये सारे चारों शक्तिशाली देश एक दूसरे का सहयोग कर रहे थे नेपोलियन को हराने में। तो ये जिस युद्ध में नेपोलियन हारा था उसका नाम दिया गया वाटरलू का युद्ध। क्या नाम दिया गया? वाटरलू का युद्ध। और इस युद्ध में नेपोलियन हार गया। हारने के बाद इसको कैद कर लिया गया। सेंट हेलेना एगो द्वीप था, द्वीप टापू, सेंट हेलेना करके एगो द्वीप है, वहां भेज दिया गया। इसको मारा नहीं गया, अगर मार दिया जाता तो और ज्यादा क्रांति फैल जाता। तो इसको सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया गया और वहां पर धीरे धीरे इसके खाना में विष दे करके, जहर दे करके कई दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। एक बार न्यूज आता है धीरे धीरे कि नेपोलियन मारा गया इस प्रकार से, ताकि लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हो। लेकिन एक बात समझिए, सत्य को कभी कभी हारना पड़ता है, लेकिन सत्य के विचार नहीं हारते। वो हवा में बन के, हवा में जीवित रहते हैं, लोगों के बीच जीवित रहते हैं। और नेपोलियन जब हार गया उसके बाद सेंट हेलेना के द्वीप पर चला गया, फिर वहां पर विष देकर मारा गया। लेकिन इन्होंने जो लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति उत्साह जगाया था, आत्मविश्वास जगाया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए लड़ना सिखाया था, वो विचार लोगों में जिंदा थे। और यही विचार आगे चल करके कई क्रांतिकारी को जन्म दिए। लेनिन, टट्स्की, है ना, टोल्स्टॉय, ये सब सारा चीज जन्म लिया। ये क्रांतिकारी जन्म लिए जो यूरोप में व्यापक स्तर पर राष्ट्रवाद को उत्पन्न करता है और पूरा यूरोप का एकीकरण करवा देता है। यानी एकीकरण क्या समझते हैं? एकीकरण क्या होता है? एक चीज और समझ लीजिए, एकीकरण का मतलब होता है एक जगह कर देना। जैसे शासक, अब इतना बड़ा का क्षेत्र है, मान लीजिए कोई चाहता है एक व्यक्ति की इस पर हम शासन कर लेवे, तो एक बार में इतना क्षेत्र पर शासन करना आम बात नहीं है। तो क्या करेगा? देखेगा कि ऐसा कोई काम करे कि थोड़ा थोड़ा हपियाते चले। तो थोड़ा था इस पर शासन किया, फिर इसको अपना क्षेत्र को बढ़ाते चलेगा। जब शासन को काफी बढ़ा लेगा और पूरा पर कब्जा कर लेगा धीरे धीरे करके, तब एक से अगर कम मात्रा में है तो उसको क्या लगेगा कि शासन को ठीक से चलाना है, सबको कंट्रोल में लगना है, तो इसको बांट देते हैं, छोटा छोटा भागों में बांट देते हैं। बांट देंगे तो शासन चलाना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। तो ऐसे शक्तिशाली देश अन्य देशों को बांट बांट करके अपना शासन चला रहे थे। आप भी सुनोगे अंग्रेज बिहार बंगाल को बांट देता था कि बांट चुके हैं, है ना। लेकिन किस लिए बांटा? कि बढ़िया से शासन चलाया जा सके। लेकिन उनके मन में क्या था कि ये सब आंदोलन करे तो, अब मान लीजिए बड़ा सा क्षेत्र है, सब मान लीजिए एक बार आंदोलन करेगा तो बहुत लोग ना आंदोलन कर देगा, अंग्रेज को संभालना मुश्किल हो जाता। इसीलिए बांटने का काम करता है। तो ये जो शक्तिशाली देश थे बाकी सबको बांट दिया करते थे शासन चलाने के लिए, लेकिन नेपोलियन उसको एकीकरण कर देता था। एकीकरण करके अब देखिए नेपोलियन के बारे में आप लोग समझ गए। नेपोलियन यूरोप में राष्ट्रवाद को प्रसार करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? तो पहला काम करता था वो कि राष्ट्रवादी अभियान चलाता था। क्या चलाता था? राष्ट्रवादी अभियान। फिर जब वहां पर जीत जाता था तो वहां पर नेपोलियन संहिता लागू कर देता था। ठीक है, लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाता था, आत्मविश्वास को बढ़ाता था। इस प्रकार से ऐसे कर करके लोगों में भावना का विकास कर दिया। तो अब हम लिख देते हैं नेपोलियन के बारे में जितना आपको बात बताया है सबको लिख देते हैं। और इस बताए गए बातों से दो प्रश्न बनेगा। एक है यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन के योगदानों का वर्णन करें। यह प्रश्न एग्जाम में आया हुआ 5 नंबर का प्रश्न है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। या यह प्रश्न भी बन सकता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है और क्यों। तो पूरा हम लिख देते हैं। ये 2 नंबर का प्रश्न बन सकता है, ये 5 नंबर का प्रश्न बना हुआ है। तो चलिए हम यहां पर लिख रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए लिख देते हैं यहां पर नेपोलियन विश्व के महान सेनापतियों में से एक था। हम तीर बाई तीर करके लिख रहे हैं ताकि आप लोग को याद हो जाए, आप लोग बढ़िया से एग्जाम में लिख पाए। इसका प्रमुख योगदान, इसका जो बढ़िया योगदान था, इसका प्रमुख योगदान फ्रांस की क्रांति और राष्ट्रवादी अभियानों में रहा है। और राष्ट्रवादी किस अभियानों में रहा है? राष्ट्रवादी अभियानों में रहा। अच्छा, इसीलिए इसे
यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद का जनक। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में घेर लीजिएगा, ये सब एग्जामिनर बहुत ज्यादा देखता है, इसलिए से यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। अब देखिए क्या है, इससे क्या होगा, आपका 2 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा, 1 नंबर का भी बन गया। यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक कौन है? तो नेपोलियन, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट। या सब्जेक्टिव में प्रश्न ये बन जाएगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का जनक किसे और क्यों कहा जाता है। तो इस टॉपिक को लिख देंगे, इस तीनों टॉपिक को, तो आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। अब आगे आइए, क्या लिखते हैं, इसने यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए, कई प्रयास किए। कई प्रयास किए। अब प्रयास में लिख देते हैं क्या क्या प्रयास किया, तो 1 2 3 में नंबरिंग में करके लिख देंगे, एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। अब देखिए प्रयास पहले में क्या लिखा, इसका राष्ट्रवादी सैनिक अभियान करना है ना। दूसरा जो था, जीते गए क्षेत्रों का एकीकरण करना, एक साथ मिला देना, एकीकरण करना ताकि मजबूत बन जाए वह क्षेत्र, और फिर अगर दोबारा चाहे कोई शक्तिशाली देश कोई उस पर कब्जा कर ले तो फिर वैसे ही पापड़ बेलना पड़े। जीते गए क्षेत्रों का एकीकरण करना। तीसरा क्या था, वहां उस क्षेत्र में बढ़िया प्रशासनिक व्यवस्था लागू करना, प्रशासनिक व्यवस्था। और प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में क्या लागू करता था, नेपोलियन संहिता, तो लिख देंगे यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, नेपोलियन संहिता लागू करना, नेपोलियन संहिता लागू करना। और चौथा क्या करता था ये, चौथा में आपको लिख देंगे इसके प्रयास में कि लोगों में राष्ट्रवाद और आत्मविश्वास को बढ़ाना, और आत्मविश्वास को बढ़ाना, और आदि लगा देंगे। तो इनके प्रयास हो गए। अब अंत में क्या लिख देंगे, अंत में हम लोग जो आपको बताए हैं कि इसने क्या किया, इसको हरा दिया गया, हारने के बाद इसको हेलेना के द्वीप पर, सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया गया, जहां पर धीमा जहर देकर के मार दिया गया। परंतु इनके विचार जीवित रहे और आगे चल करके कई क्रांतिकारी को जन्म देता है। अतः कहा जा सकता है कि नेपोलियन का प्रयास यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर आप लोग पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंत में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हारना पड़ा, जिसके बाद उसे सेंट हेलेना के द्वीप पर कैद कर दिया गया।
फिर उसे धीरे धीरे विष देकर मार दिया गया, विष देकर मार दिया गया गया। आगे लिख लेंगे क्या, आगे क्या लिखेंगे आप लोग नोट कर लीजिएगा इसमें आगे, परंतु उसके विचार राष्ट्रवादी परंतु उसने जो राष्ट्रवादी भावना जगा कर गया था वो जीवित रहे, जो आगे यूरोप की स्थिति को बदल कर रख दिया। अतः कहा जा सकता है कि नेपोलियन का योगदान यूरोप में राष्ट्रवाद के लिए अति महत्वपूर्ण रहा, या प्रयास बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग क्या पढ़ लिए, नेपोलियन के बारे में पढ़ लिए, नेपोलियन के क्या क्या प्रयास किए इसके बारे में पढ़ लिए, और उसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे। अब आइए दोनों प्रश्न बन जाएंगे, ठीक है। वाटरलू के युद्ध में कौन हार गया था, तो नेपोलियन हार गया। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव ही प्रश्न बन जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें।